हेलो एवरीवन। तो अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने जस्टिस रोहिणी कमीशन की टर्म को 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब एक बार ये क्यों किया गया है, वाई इट इज़ इन न्यूज़, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओबीसी रिजर्वेशन बैकग्राउंड क्या है। 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन आया था, बैकवर्ड क्लास कमीशन आया था अंडर काका केलकर। उसके बाद 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आया अंडर बीपी मंडल। 1992 में 27% रिजर्वेशन दी गई ओबीसीज को अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इसके बाद 1992 में ही क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया सुप्रीम कोर्ट ने अंडर इंदिरा साहनी जजमेंट। अब जो ये कंसेप्ट है क्रीमी लेयर का, वो क्या है? इसमें जो है ये बोला गया कि जितने भी हाउस होल्ड जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है उनको अंडर ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। द टर्म क्रीमी लेयर जो है वो, ये कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो किसने, सत्तानाथन कमीशन इन 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ दूसरी कंडीशंस भी हैं जो इंदिरा साहनी केस में ही लेड डाउन की गई, और उसमें से पहली कंडीशन ये है कि जो रिजर्वेशन है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को ही मिलेगी। इसके अलावा 50% कैप कर दी गई वर्टिकल रिजर्वेशन में। 50% कैप का मतलब ये है कि एससी एसटी और ओबीसीज को मिला के 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन दी प्रमोशन, और प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। जस्टिस रोहिणी कमीशन, एक बार देख लेते हैं कि ये क्या क्यों सेटअप किया गया है। अभी क्या हो रहा है कि जो ओबीसीज को रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलते हैं उनकी इक्विटेबल शेयरिंग हो। जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं अंडर ओबीसी रिजर्वेशन, उनकी इक्विटेबल शेयरिंग को इम्प्रूव करने के लिए इस कमीशन को सेटअप किया गया है अंडर आर्टिकल 340। ओबीसी एक कलेक्टिव टर्म है जो किसके लिए यूज़ होती है, जो होती है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। जो भी कास्ट एजुकेशनली या फिर सोशली डिसएडवांटेज्ड है उनको ओबीसी में रखा गया है। आर्टिकल 340 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने कुछ कंडीशन रखी गई हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जो कमीशन है ये सेटअप किया गया है अंडर आर्टिकल 340। अब मैंडेट क्या है इस कमीशन का? मैंडेट जो है इस कमीशन का ये है कि जो 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को मिली है उसकी जो इक्विटेबल शेयरिंग हो, उनके बेनिफिट्स को इम्प्रूव किया जा सके, जो मोस्ट नीडी हैं उन तक जो है ये बेनिफिट्स पहुंच सके। इसके लिए जो है जो कमीशन है उसने रेकमेंड किया है कि जो ओबीसीज हैं उनकी सब ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन कर दी जाए, और इसके लिए उन्होंने बोला है कि जो ओबीसी है उसको सब कैटेगराइज कर दिया जाए 4 क्लासेस में, 1 2 3 4, और उसी के अकॉर्डिंग उनको जो कोटा मिले 2 6 9 10% रिस्पेक्टिवली। अभी तक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग 11 स्टेट्स एंड यूटीज़ ने अभी तक सब कैटेगराइज किया है अपनी ओबीसी रिजर्वेशन को इन स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस में। फिर एक बार देख लेते हैं डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू 102nd अमेंडमेंट एक्ट। जो ये ओबीसीज को रिजर्वेशन मिली है ये 102nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर मिली है, बेसिकली जो मिली हुई है उसके लिए एक कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो आता है आपका अंडर आर्टिकल 338 बी के अंडर। 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो आपका आया उसमें 338 बी एंड 342 ए आर्टिकल्स को इंसर्ट कर दिया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 338 बी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया। इसके अलावा अंडर आर्टिकल 342 ए में दो क्लॉज जो है वो दिए गए। इसमें क्या किया गया कि एक तो प्रेसिडेंट को पावर दी गई टू नोटिफाई अ क्लास एज SCBCs, और जो पावर है पार्लियामेंट को दी गई जो ऑल्टर द सेंट्रल SCBC लिस्ट। इसके अंदर जो है प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों को ही पावर दी गई। रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ फ्रेम्ड एन अमेंडमेंट टू आर्टिकल 342A। उसमें बोला गया है कि जो स्टेट के पास पहले पावर होती थी टू आइडेंटिफाई ओबीसीज टू दी लिस्ट,
ओबीसी की लिस्ट बनाई जाती थी स्टेट्स के द्वारा, तो उनकी पावर को जो है वो रिस्टोर कर दिया गया है। अभी तक क्या होता था, गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वही डिसाइड करती थी कि किस कास्ट को ओबीसी में शामिल किया जाएगा और किसको नहीं। अंडर आर्टिकल 15(4), 15(5), 16(4) अब जो ये पावर स्टेट की जो दी गई है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। डिक्लेयर द लिस्ट। तो आर्टिकल 15(4), 15(5), 16(4) में ये कन्फर किया गई थी पावर स्टेट पे कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी जो कास्ट है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है और किसको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब मराठा रिजर्वेशन के लिए मांग उठी तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर किया कि प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर सकता है एज कम्युनिटी एज ओबीसी। और उसके बाद पर जो ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा किसी भी क्लास को एज अ ओबीसी, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की रिकमेंडेशन पे होंगे। एडिशनली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि जो सिंगल लिस्ट एक ओबीसी के लिए तैयार की जाए। अभी तक अलग अलग होता था कि सेंटर अपनी अलग लिस्ट तैयार करती थी, उसके बाद जो स्टेट है वो अपनी अलग लिस्ट तैयार करती थी ओबीसी से रिलेटेड। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिंगल लिस्ट जो है वो रेडी की जाए। अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कोटा, ऑल इंडिया कोटा स्कीम। ऑल इंडिया कोटा स्कीम, इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जो ओबीसीज हैं उनको 27% रिजर्वेशन मिलेगी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में भी। इसी तरीके से जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको भी 10% रिजर्वेशन मिलेगी इन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। ये सिर्फ इतनी सी बात जो है वो बताई गई है। आर्टिकल 15 एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन, तो इसमें यही बताया गया है कि जितने भी आर्टिकल 15(5) है जो पहले प्रोवाइड करता था 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, उसमें एक्सक्लूड किया जाता था कि मेडिकल और जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनको एक्सक्लूड किया गया था रिजर्वेशन से। पर जो ऑल इंडिया कोटा स्कीम है उसके अंडर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें भी रिजर्वेशन मिलेगी, दोनों को ही मिलेगी। स्पेशल ओबीसीज को भी 27% रिजर्वेशन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी। एक मांग उठ रही है कि रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज इन लोकल बॉडी पोल्स, लोकल बॉडीज़ में भी रिजर्वेशन मिले, ऐसी एक मांग उठ रही है। तो सेंटर ने इसमें ये बोला है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है ओबीसीज के लिए वो अलाउ कर दिया जाए तब तक ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। अब ये ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले एक कमीशन, ट्रिपल टेस्ट में जो फर्स्ट आपका वो होगा टेस्ट होगा तो वो यही है कि एक कमीशन कंडक्ट किया जाए जो ये देखे कि ये ज़रूरत है भी नहीं है। एक एम्पेरिकल इंक्वायरी बैठे कि बैकवर्ड क्लासेस को लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है, और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत है तो कितने प्रपोर्शन में उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और अगर रिजर्वेशन शुड नो, और तीसरा क्राइटेरिया यही रहेगा कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद हम देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? अब क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो इंट्रोड्यूस किया गया था केशवानंद भारती केस में इन 1973। अभी क्या हुआ है कि केशवानंद भारती जी जो इस केस में थे उनका वो ही पास्ड अवे। अबाउट द केशवानंद भारती केस थोड़ा देख लेते हैं। इस केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। इसमें क्या था कि केशवानंद भारती केस में जो केरला गवर्नमेंट थी उन्होंने केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 के अंडर जो केशवानंद भारती थे उनके जो लैंड है उनको एक्वायर कर लिया था, और जो सीधे सीधे उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स की इंफ्रिंजमेंट बताया गया अंडर आर्टिकल 25, 26 एंड 31। और इस केस में 13 जजेस की बेंच बैठी थी जो आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी। इसमें कुछ तो इस केस में
इंटरप्रिटेशन ऑफ गोलकनाथ केस की गई। इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन की पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है किसी भी उसको अमेंड करने की, किसी भी प्रोविज़न को, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की। द वैलिडिटी ऑफ द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 2 and 3 ऑफ द। उसके बाद केशवानंद भारती केस में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को भी चेक किया गया। इसके बाद देख लेते हैं आउटकम्स ऑफ द केशवानंद भारती केस। इसके क्या आउटकम्स रहे? तो केशवानंद भारती केस में जो वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट है उसको अपहेल्ड किया गया। इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट को कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने की पावर है, टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको जो है अमेंड नहीं कर सकती। गोलकनाथ केस में जो जजमेंट दी थी कोर्ट ने उसको करेक्ट किया। गोलकनाथ केस में बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, उनको अमेंड नहीं किया जा सकता, पर उसमें बोला गया केशवानंद भारती केस में ये वर्डिक्ट दी गई कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेंड किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ बताए गए हैं, वेरियस एलिमेंट्स बताए गए हैं बेसिक स्ट्रक्चर के। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे टिप्स पे होने चाहिए आपके। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, असेंशियल फीचर ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर टू द सिटीजन्स, मैंडेट टू बिल्ड अ welfare state, supremacy of the constitution, republic and democratic form of government, secular and federal character of the constitution, separation of power between the legislature and executive and the judiciary, unity and integrity of the nation, power of judicial review, harmony and basic and balance between fundamental rights and DPSPs, parliamentary system, rule of law, principle of equality, free and fair election, independence of judiciary, limited power of parliament to amend the constitution, effective access to justice, principle underlying fundamental rights, power of the Supreme Court under Article 32, 136, 141 and 142, power of High Court under Article 226 and 227। तो बेसिकली ये हमें पता होना चाहिए कि ये जितने भी प्रोविज़न हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं और इनको पार्लियामेंट जो है वो अमेंड नहीं कर सकती। तो अभी इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो क्या है? बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक PIL को रिस्पॉन्स दिया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एक मैटर है पब्लिक पॉलिसी का और इस रिगार्ड में कोई कोर्ट जो है कोई डायरेक्शन इशू नहीं कर सकते हैं। यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म मीन्स जो हर जगह सेम रहे, एक कोई भी वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो UCC क्या हो गया कि सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ पर जब सेम लॉ एप्लीकेबल हो तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन देयर पर्सनल मैटर्स, अब ये किस में होना चाहिए? इन देयर पर्सनल मैटर, जैसे मैरिजेस, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, इससे रिलेटेड। अब देख लेते हैं एक बार आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर UCC फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 44 ये DPSP का पार्ट है, लिबरल इंटेलेक्चुअल DPSP जो है उसके अंडर ये आता है। अब स्टेटस देख लेते हैं यूनिफॉर्म कोड का इन इंडिया में। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट यही रहेगी, जो गोवा है, गोवा इज़ दी ओनली स्टेट जहाँ पे UCC एप्लीकेबल है, बाकी किसी स्टेट में अभी तक UCC नहीं है। इसके बाद जो है प्री इंडिपेंडेंस लेक्स लॉ की रिपोर्ट ऑन अक्टूबर 1840 ये रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला गया था कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ होनी चाहिए रिलेटेड टू क्राइम्स, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। फिर उसके बाद क्विंस 1859 प्रोक्लेमेशन आई थी, उसमें भी यही बोला कि जो स्टेट है उसकी नॉन इंटरफेरेंस होनी चाहिए इन रिलीजियस मैटर। फिर BN राव कमेटी आई थी, उसमें
उन्होंने क्या किया था, हिंदू लॉ को कोडिफाई कर दिया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है द हिंदू कोड बिल आया, जो कौन लेके आए थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर लेके आए थे, विच लीगलाइज डाइवोर्स, अपोज्ड पॉलीगेमी, गेव राइट्स टू इनहेरिटेंस टू डॉटर्स। इसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था 1956 में। ये भी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। फिर लैंडमार्क कोर्ट केस आया था। इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी द कोर्ट हैव ऑफन सेड इन देयर जजमेंट इन केसेस लाइक शाहबानो शुड मूव टुवर्ड। तो ये जितने भी लैंडमार्क कोर्ट केसेस हैं, अभी ये जो लास्ट में लिखे हुए हैं, इन सब में ही कोर्ट ने ये बोला कि एक UCC जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए ऑल ओवर कंट्री। फिर एंटी कन्वर्जन लॉज देख लेते हैं एक बार। अभी रिसेंटली कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021। अभी तक जो स्टेट्स हैं, अभी तक 9 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें क्या है, एंटी कन्वर्जन लॉज जो एप्लीकेबल हैं, और ये इन स्टेट्स के नेम्स दे रखे हैं। तो इसमें इसका देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉज इन इंडिया। सबसे पहला प्री इंडिपेंडेंस में क्या था, हिंदू प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग द 1930s एंड 1940s, उन्होंने क्या किया, अपने रिलीजन को बचाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज के इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए उन्होंने ये एंटी कन्वर्जन लॉ ये लेके आए थे। एग्जाम्पल के लिए रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट 1936 आया था, पटना फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1942 आया, उदयपुर स्टेट एंड कन्वर्जन एक्ट 1946 आया। यहाँ पे कुछ नेशनल लेवल पे अटेम्प्ट्स किए गए कि एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आए, पर ये सारे के सारे जो हैं ये फेल हो गए। इसके बाद कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है ये देख लेते हैं। लॉ मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ का ये मैटर है, ये प्योरली एक स्टेट सब्जेक्ट है, और जो अगर पार्लियामेंट इस पे अगर कोई लॉ बनाती है तो वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। दिस मीन्स एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो कम्प्लीटली किसकी डोमेन में आता है, स्टेट्स की डोमेन में आता है। फिर उसके बाद जो कुछ इम्पॉर्टेंट कोर्ट वर्डिक्ट्स हैं एंटी कन्वर्जन लॉ को लेके, सबसे पहली है, उसमें क्या बोला गया है कि जो कोर्ट ने अपहेल्ड की है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अर्लीस्ट एंटी कन्वर्जन स्टैट्यूट्स इन दी मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। फिर हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसमें बोला गया है कि जो किसी भी पर्सन को अपना रिलीजन प्रोपेगेट करने का राइट है, पर किसी की ज़बरदस्ती कन्वर्जन नहीं करवाई जा सकती किसी दूसरे रिलीजन में। और एंटी कन्वर्जन एक्ट फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ एंट्री 1 ऑफ द लिस्ट सेकेंड ऑफ द 7th शेड्यूल, जिसमें क्या बोला गया था कि डिस्टर्बेंस, कोई भी पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस को अवॉइड किया जा सके। फिर उसके बाद सराय मुदगल केस बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी जो है वो इस्लाम में कन्वर्जन नहीं ले सकता कोई भी इंसान, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलीगेमी प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद कुछ जो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी गई हैं, अगर वायलेंस या फिर थ्रेट दिया जाता है अगर इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिजेस में, तो इसके लिए भी एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का प्रोविज़न दिया गया है। फिर M चंद्रा वर्सेस थंगमुथु एंड अनदर 2010, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया है कि एक तो जो कन्वर्जन है उसको प्रूव किया जाए, और दूसरा जिस कम्युनिटी में कन्वर्ट हुआ है कोई पर्सन, वो कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करे। फिर उसके बाद देख लेते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। रिसेंटली तुलु स्पीकर्स की डिमांड आ रही है कि उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और उसको 8th शेड्यूल में क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। तुल्लू एक द्रविड़न लैंग्वेज है जो स्पीक की जाती है मेनली बाय द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दक्षिण कन्नड़ा एंड उडुपी ऑफ कर्नाटक एंड कसरकोड ऑफ केरला। अब ये क्या है, अभी तक हमारे जो 8th शेड्यूल दिया गया है उसमें हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। अगर तुल्लू स्पीकर्स की डिमांड को मान लिया जाए और तुल्लू को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसको 8th शेड्यूल में रखा जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 17 जो है वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रॉम आर्टिकल 343 टू 350
1। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू द 8th शेड्यूल इन अकर करते हैं वो 344 और 351 आर्टिकल्स में। लैंग्वेज जो है वो जब भी कोई भी लैंग्वेज ऐड की जाती है तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि किसी भी स्टेट की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं बताया गया है। आर्टिकल 345 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बताता है, वो बताता है कि लेजिस्लेचर है किसी भी स्टेट की, वो हिंदी को और हिंदी के अलावा एक या एक से ज़्यादा को लैंग्वेज यूज़ किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में। फिर उसके बाद अगर ये ऑफिशियल लैंग्वेज अगर इंक्लूड होती है शेड्यूल 8 में तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। एक तो उस लैंग्वेज को अगर तुलु लैंग्वेज जो होगी वो क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन एज अ उसको रिकग्निशन मिलेगी। साहित्य अकेडमी जो है वो बुक्स जो तुलु लैंग्वेज में बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट करेगी और उसको एक एज अ रिकग्निशन मिलेगी एक तरीके से। एमपीज़ एमएलए जो हैं वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज़ में स्पीक कर सकते हैं, बात उसमें बोल सकते हैं उसी लैंग्वेज में। कैंडिडेट्स कुड राइट ऑल इंडिया कॉम्पिटेंट, जैसे अभी ये जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है वो जो स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जो 22 लैंग्वेज दी गई हैं उन्हीं में दिया जा सकता है। अगर तुलु ऐड होती है तो फिर उसके बाद उसमें भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया जा सकता है। फिर आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेशन जो होती क्या है, इसमें क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स जिनकी कॉमन नीड्स होती हैं वो अपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन बना लेते हैं टू अटेन सम इकोनॉमिक गोल्स एंड इंटरेस्ट। इट इंक्लूड, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी हो सकती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकते हैं, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2011 का, वो क्या प्रोवाइड करता है, इसमें हमें बताया गया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया है वो फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी और पार्ट 9B में जो है ये बताया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। आर्टिकल 19(1)(c) वो बताता है कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फंडामेंटल राइट है हमारा। इसके अलावा जो डीपीएसपी है, जो गांधीयन डीपीएसपी है, पार्ट 4 में दिया गया है, उसमें स्टेट को बोला गया है स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो डीपीएस में ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रमोट करे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। इसके अलावा पार्ट 9B इंसर्ट किया गया है, जो क्या बताता है कि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगी इनके जो बोर्ड के मेंबर्स होंगे उनकी टर्म्स क्या होंगी और इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कैसे की जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। जो पार्ट 9B है वो आर्टिकल 243ZH टू आर्टिकल 243ZT तक आता है। इंडिया में सर फेडरिक निकोलसन को फादर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इनको फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट? कि 1895 में मद्रास में फैमिन आई थी, उसमें सर फ्रेडरिक निकोलसन स्टडीड द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स आफ्टर मद्रास फेमिन एंड पब्लिश्ड अ रिपोर्ट इन 1895। तो उन्होंने क्या किया, जो फेमिन आई थी मद्रास की उसको स्टडी किया और फिर उसके बाद जो है रिपोर्ट पब्लिश की इन 1895 में। जिससे क्या होगा, जिसके बाद क्या हुआ कि कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो बनने शुरू हुए इंडिया में। इसलिए इनको फेडरिक निकोलसन को फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो बोला जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? अभी जितने भी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उन्होंने क्या किया है, होम मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है। होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें बताया गया है कि जितने भी प्रोफेशनल्स होंगे, चाहे जर्नलिस्ट हों, रिसर्चर्स हों, उनको अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में नोटिफाई करना पड़ेगा टू दी मिनिस्ट्री। अब एक बार देख लेते हैं कि इश्यूज़ क्या हैं इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। इट इक्वेट्स इंडिया डोमिसाइल्ड OCI विद अ फॉरेनर।
अब अगर इनको अपनी हर एक एक्टिविटी बतानी पड़ेगी तो फिर क्या होगा कि जो इंडिया डोमिसाइल्ड ओसीआई हैं उनको एक फॉरेनर्स के साथ ही इक्वेट किया जा रहा है। exorbitantly high fees under NRI quota cannot be afforded by many OCI। कुछ OCIs जो हैं वो इतनी हाई फीस नहीं दे सकते हैं। जो इंडिया डोमिसाइल्ड OCI स्टूडेंट्स हैं, अब वो क्या होगा कि उनको डोमिसाइल स्टेटस इंडिया में भी नहीं मिल रहा है, और जहाँ की वो सिटीजनशिप है जिनके पास जिस कंट्री की, वहाँ पे भी उनको डोमिसाइल का स्टेटस नहीं मिल रहा है। तो ये इश्यूज़ हैं इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। अभी थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं एनआरआई और ओसीआईज में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले जो एनआरआईज होते हैं वो इंडियन सिटीजन्स होते हैं जो रिसाइड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया। वैसे तो सिटीजनशिप उनके पास इंडिया की है, बस वो रिसाइड आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं। पर जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं वो इंडियन ओरिजिन के होते हैं बट होल्ड फॉरेन पासपोर्ट। उनके पास फॉरेन पासपोर्ट होता है, पर जो वो ओरिजिनली इंडिया से बिलोंग करते हैं। अब बेनिफिट्स में क्या क्या डिफरेंस रहता है इनके। अब जितने भी ऑल दी बेनिफिट्स एज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स वो सारे के सारे एनआरआईज को मिलते हैं टाइम टू टाइम। पर इन केस ऑफ ओसीआईज इनको कुछ लिमिटेड बेनिफिट्स ही मिल पाते हैं एज़ कम्पेयर टू एनआरआई। जैसे इनको मिलता है मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा, कि वो विज़िट कर सकते हैं इंडिया को कभी भी। फिर बार बार रजिस्ट्रेशन उनको कराने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टे कर सकते हैं इंडिया में फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एजुकेशनल फील्ड्स में भी उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है एनआरआई की तरह ही। पर उनको एग्रीकल्चरल लैंड वो एक्वायर नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो एग्रीकल्चरल लैंड को इनहेरिट कर सकते हैं और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ में भी इनहेरिट कर सकते हैं फ्रॉम एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इंटर कंट्री अडॉप्शन भी किया जा सकता है, वो चिल्ड्रंस को अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया से। डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, इस टाइप के प्रोफेशंस वो परस्यू कर सकते हैं। पैरिटी विद द इंडियन नेशनल्स फॉर एयर फेयर टैरिफ फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल, एंट्री फीस टू नेशनल पार्क। तो यहाँ पर भी उनको क्या है, इक्वालिटी मिलती है एज इंडियन सिटीजन्स की तरह ही। अब जो एनआरआईज होते हैं वो तो इंडियन सिटीज़न होते ही होते हैं, पर जो ओसीआईज होते हैं, एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 अ पर्सन रजिस्टर्ड एज एन ओसीआई फॉर 5 years एंड हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months। कोई भी ऐसा इंसान जो ओसीआई है, 5 साल तक का ओसीआई है उसके पास, और वो 12 महीने तक इंडिया में ही रह रहा है, तो वो अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। अभी थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं पार्ट 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल 5 to 11 आते हैं, वो सिटीजनशिप के साथ डील करता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया है हमारे पास, जो क्या प्रोवाइड करता है कि एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है, बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इस तरीके से किसी को भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। पर लूज़ कैसे करेगा कोई भी इंडियन सिटीजनशिप अपनी सिटीजनशिप को, रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीविएशन, इनके थ्रू जो है कोई भी इंडियन सिटीजनशिप लूज़ कर सकता है अपनी सिटीजनशिप को। सिटीजनशिप जो है एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पीरियोडिकली डेलीगेट पावर टू द स्टेट थ्रू गेजेट नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 16 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है स्टेट को भी डेलीगेट कर सकती है पावर्स रिगार्डिंग टू सिटीजनशिप। बस इसमें यही बताया गया है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।